चैनल तो इकोनॉमी का चैप्टर हम क्लास 9 की एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, उसमें करेंगे। एनसीईआरटी का लेसन नंबर ये है सेकेंड, तो पहला हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो देखिए, सबके प्लेलिस्ट बन चुके हैं, आप कम्प्लीटली एनसीईआरटी कर सकते हैं। और घटना चक्र भी कराया जा रहा है तो उसको भी कर लीजिए, और आरओ एआरओ का टेस्ट भी पड़ा हुआ है वो भी कर लीजिए, तो सभी करिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो संसाधन के रूप में लोग, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक संपत्ति में के रूप में है, व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल, उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। तो परिचय, तो संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन है। विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्रायः उस वक्त देखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। जब इस विद्यमान मानव संसाधन की ओर अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाले अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षता देखा जाता है। तो भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकती है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त किया है। तो मानव संसाधन क्या है? यह क्या भूमि अथवा श्रम के समान है या उससे अधिक है? मानव पूंजी क्या है? क्या यह रुपया, पैसा, डॉलर के समान है? उससे अधिक है। तो यही है मानव पूंजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो एक इंजीनियर है, डॉक्टर है, एक दर्जी है, सब क्या है? तो ये लोग कोई ना कोई इकोनॉमी में अपना रोल मतलब क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, जो फाइनेंशियली बढ़ा रहे हैं, मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बढ़ाने में, तो इसी ही मानव पूंजी कहते हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं कि विशाल जनसंख्या देश के लिए उत्तरदायित्व मतलब दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश इस द्वारा इसे एक उत्पादित परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि का संसाधनों पर व्यय। निम्नलिखित दो उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि लोग अधिक उत्पादन संसाधन बनने का प्रयास करते हैं। तो शकल की कहानी यहाँ पर एक दी गई है। तो दो मित्र विलास और शकल एक ही गांव सोमवापुर में रहते हैं। शकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर के कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। वो अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू को भी देखता रहता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखाने के लिए जोर देते थे। उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया, उसमें पढ़ना शुरू किया और उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा पास की। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स में अध्ययन के लिए कर्ज लिया। शकल प्रतिभाशाली था और आरंभ ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह के साथ अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिजाइन भी किया। इस सॉफ्टवेयर से फर्म को अपनी बिक्री बिकाने में मदद सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे पदोन्नति भी दी। उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है, क्योंकि अधिक शिक्षित या अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं हैं या उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें भी प्रदान नहीं की गई हैं। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे भूमि पूंजी, भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी को उपयोग कर सकता है। भूमि और पूंजी अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते हैं। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक उत्तरदायित्व माना जाता रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो विलास एक शकल की कहानी, आप देखिए। अब
तो विलास की कहानी है। विलास 11 वर्ष का एक लड़का है। वह सकल के ही गांव में रहता है। विलास के पिता महेश एक मछुआरे हैं। विलास जब केवल 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसकी मां गीता ने मछलियां बेचकर अपने परिवार को पाला पोसा। वह जमींदार के तालाब से मछलियां खरीदती और निकट की मंडी में बेचती थी। वह मछलियां बेचकर दिन में केवल 150 रुपये कमा पाती थी। विलास गठिया का रोगी बन गया। उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी डॉक्टर को दिखा पाती। वह स्कूल में भी नहीं जा सका। उसकी पढ़ने में रुचि नहीं थी। वह खाना पकाने में अपनी माँ की मदद करता तथा छोटे भाई मोहन की भी देखभाल करता। कुछ समय पश्चात उसकी माँ बीमार पड़ गई तथा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। परिवार में उसकी सहायता करने वाला भी कोई नहीं था। विलास भी उसी गाँव में मछलियाँ बेचने के लिए बाध्य हुआ। अपनी माँ की तरह वह भी कम ही कमा पाता था। तो आप देख सकते हैं दोनों में किस तरह से अंतर दिखा आपको। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययन में हमने देखा कि सकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। सकल शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ था। उसे बार-बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। विलास गठिया का रोगी था। उसके पास डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। सकल ने कंप्यूटर से डिग्री प्राप्त की। सकल को एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिली। विलास को वहीं मछली बेचने का काम मिल गया। सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा उसके श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। इससे कुल उत्पादन में वृद्धि हुई। कुल उत्पादन देश की समृद्धि में योगदान भी देता है। तो आगे अब देखेंगे मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी निवेश से की तरह ही है। एक बच्चा भी जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है भविष्य में उच्च आय और समाज को बृहत योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों की स्कूली शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी अशिक्षित और अस्वच्छता तथा असुविधाजनक स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दुष्चक्र सृजित कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। जापान जैसे देशों में मानव संसाधन पर निवेश किया जाता है। उनके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। वह विकसित धनी देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का आयात करते हैं। वे कैसे धनी विकसित बने? उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग किया। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की उसी से ही देश धनी विकसित बना। तो पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें तो विलास और सकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न हैं। हमने देखा कि विलास मछलियां बेचता था और सकल को एक फर्म में नौकरी मिल गई। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये याद कर लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं? कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है और तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, सीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं आदि शामिल किए गए हैं। इन क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन कहते हैं। ये क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। आर्थिक क्रियाओं के 2 भाग होते हैं, बाजार क्रियाएं और गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई मतलब बाजार से रुपये की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु व सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं में अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन में है। ठीक है, इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण तथा अचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। तो क्रियाकलाप अपने निवास क्षेत्र के निकट स्थित किसी गांव अथवा कॉलोनी में जाए और वहां गांव अथवा कॉलोनी के लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को लिखें। अगर ये संभव नहीं तो अपने पड़ोसियों से पूछें कि उनका व्यवसाय क्या है, उनके काम के बारे में लिखें। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों में महिलाओं को और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। आमतौर पर महिलाएं घर के काम काज देखती हैं, पुरुषों में खेतों में काम करते हैं। सकल की माँ शीला खाना पकाती, बर्तन साफ करती, कपड़े धुलती है और घर की सफाई करती है और अपने बच्चों को देखभाल करती है। सकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के धन के लिए कमाते हैं। शीला परिवार पालन पोषण के लिए सेवाएं प्रदान करती है, उसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता है। बूटा धन कमाता है जिसे वो परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता है, उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। विलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती है। इस तरह की महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान दिया जाता है जब वह श्रम बाजार में प्रवेश करती हैं। तो उनके पुरुष सहयोगी की तरह ही उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों को बेहतर उपयोग में सहायता करती है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक हैं। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल है।
पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र में प्रसूति, अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। तथापि उच्च शिक्षा और उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है जिनमें वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछे क्या वह बनना चाहती हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों के द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करता है। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षरता और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। शिक्षा की बात करें तो अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने बाद में कई वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। हमने देखे कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत था। उसके लिए नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। यह राष्ट्रीय आय और संस्कृति समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया। प्रत्येक जिले में नवोदित विद्यालय जैसे कि प्रति निर्धारित विद्यालयों की स्थापना की गई। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई। शिक्षा परियोजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020-21 में 99,300 करोड़ रुपए हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 में 0.64% से बढ़कर 2019-20 में 3.1% हो गया है। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेजों के द्वारा बजटीय अनुमान 2020-21 में क्या हुआ, बढ़ा। व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति और कीमती राष्ट्रीय संसाधन है जिसे बड़ी सहजता से गतिशील और सावधानीपूर्वक संजोने, पोषित करने तथा विकसित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास समस्याओं और आवश्यकताओं की एक भिन्न श्रृंखला है। इस जटिल और गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षा की प्रेरित भूमिका को बड़ी सावधानी से तैयार करना चाहिए और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कार्यान्वित करना चाहिए। तो यहाँ पर व्यक्ति और पुरुष की देख सकते हैं अनुपात। तो आगे देखते हैं। तो 2020-21 में घटकर प्रतिशत बताया गया। इसमें साक्षरता दर 1951 के 18% से बढ़कर 18 में 85% हो गई। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार पालन करने तथा अपने अधिकारों को ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर 16% अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्र में साक्षरता दर करीब 14.2% अधिक है। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है जबकि बिहार में 62% ही है। वर्ष 2019-20 में प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के लगभग 7,78,842 लाख से भी अधिक गाँव में फैली। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा की इस विस्तार को शिक्षा के लिए निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमजोर कर दिया। 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य और स्थानीय सरकारों प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है जिसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन नीतियों में भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। 12वीं योजना में उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष की आयु के वर्ग के नामांकन में 27% तक की वृद्धि और 2018 में रही। यह विश्व की औसतन 26% से मिलती जुलती है। यह रणनीति पहुँच में उच्च गुणवत्ता, राज्यों के विशेष पाठ्यक्रम में परिवर्तन को स्वीकार करना, व्यवसायीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का जाल बिछाने पर केंद्रित है। प्रयास दूरस्थ शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ तथा संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थाओं के विस्तार पर भी केंद्रित है। पिछले 60 वर्षों में विशेष क्षेत्रों में उच्च शिक्षा देने वाले
शिक्षण संस्थानों तक विश्वविद्यालयों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 1951 से 2019-20 के बीच कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, क्षेत्रों के नामांकन तथा अध्यापकों की भर्ती को सारणी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारणी दी है। 1951 में महाविद्यालयों की संख्या 750 है और विश्वविद्यालयों की संख्या 30 है और विद्यार्थी इतने हैं। तो इस समय आप देख सकते हैं 2019-20 में यही हो गए हैं। विद्यालय की संख्या 44,374 और विश्वविद्यालय की संख्या 1,236 हो गई है। विद्यार्थी बढ़कर इतने हो गए हैं लगभग 3,82,75,207 और यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज में शिक्षकों की हो सकी है 12,07,204। तो आइए चर्चा करें। आप चर्चा कर लीजिए। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो धर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगा जो खराब स्वास्थ्य के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए? तो किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन के समग्र विकास में अपने योगदान देते हैं तो अधिकतम करने में सक्षम नहीं होगा। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है, इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने की किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। तो आगे देखेंगे। इन उपायों को अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर वर्ष 2016 में 69.4 वर्ष से अधिक हो गई। विश्व मृत्यु दर 1951 से 147 से घटकर 2020 में 36 पर आ गई। इसी अवधि में अधिशोषित जन्म दर गिरकर 20 और मृत्यु दर लगभग 6 हो गई और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी हुआ। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उच्चतम गुणवत्ता का सूचक। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से मृत्यु दर घटती है। तो आगे देख सकते हैं, ये देख लीजिए आप 2014, 15, 16, 17, 18, 19 का डेटा है। इसमें उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, समुदाय केंद्र की संख्या देख सकते हैं, औषधालय, अस्पताल की संख्या देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। तो क्रियाकलाप दिया है, आप निकट के किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाए, जो भी दिया है आप कर लीजिए। तो आगे क्या है? आगे है बेरोजगारी के बारे में। शकल की मां शीला अपने घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने पति बूटा की मदद करती थी। शकल का भाई जीतू और बहन सीतू अपना समय खेलने और घूमने फिरने में गुजारते थे। क्या आप शीला या जीतू या सीतू को बेरोजगार कह सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? बेरोजगार उस समय विद्यमान कही जाती थी जब प्रचलित मजदूरों की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सकते। शीला की रुचि अपने घर के बाहर काम करने में नहीं है। जीतू और सीतू बहुत छोटे हैं और उनकी गिनती श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं हो सकती है, ना ही जीतू की ना ही सीतू की। शीला को बेरोजगार कहा जा सकता है। श्रम बल जनसंख्या में वे लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच है। शकल के भाई और बहन इस आयु में नहीं आते, इसलिए उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल की मां शीला परिवार के लिए काम करती है, अपने घर से बाहर जाकर परिश्रमी के लिए काम करने की इच्छुक नहीं है, उसे भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। शकल के दादा दादी और नाना नानी, जिनका यद्यपि इस कहानी में वर्णन नहीं है, उन्हें भी बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारों तथा यद्यपि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रचंड बेरोजगारी है और नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश शिक्षित बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या को जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यक्ति मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई और निराई और गहराई होती है, तो कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों की अधिक काम नहीं मिल पाता है। प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, उनके पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है। ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों से होता है। किसी काम में 5 लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें 8 लोग लगे रहते हैं, उनमें 3 लोग अतिरिक्त हैं। ये 3 इसी खेती पर काम करते हैं जिस पर 5 लोग काम करते हैं। इन तीनों द्वारा किया गया अंशदान 5 लोगों द्वारा किए गए अंशदान में कोई बढ़ोतरी नहीं करता है। अगर 3 लोगों को हटा दिया जाए तो खेती के उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। खेत में 5 लोग के काम की आवश्यकता है और 3 अतिरिक्त लोग प्रचंड रूप में बेरोजगार होते हैं। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगार एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। एक अध्ययन से बात सामने आई कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ी है। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है। कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के अधिक के रूप में साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक और तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, युवाओं में निराशा और हताशा की भावना होती है, लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण
करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं, सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, वह एक बड़ा सामाजिक अपव्यय है। बेरोजगारों से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है, कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है, किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर पूरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर में रहना पड़ता है तो उनके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली में अलगाव में वृद्धि होती है। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी की अहितकर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारों में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। यहाँ संसाधनों की बर्बादी भी करती है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सका तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। जनसांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादक वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों की जाती है। वे पूरे वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि वो काम उन पर थोपे जाते हैं, इसलिए शायद वो अपनी पसंद का कोई काम अन्य काम नहीं करना पसंद करते। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते हैं, वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो, उनकी कमाई से किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार की विशेषता यह है यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती फिर भी पूरा परिवार खेतों में काम करता है। इस तरह कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी होती है लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। खेत के काम में साझेदारी, उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कठिनाई में कमी लाती है लेकिन इसमें परिवार की गरीबी कम नहीं होती है। प्रत्येक परिवार के अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गाँव में शहरों की ओर प्रवास करते हैं। आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषित करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रचंड बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कमी आई है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में चला गया। द्वितीयक क्षेत्र में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अवशोषण है। तृतीय क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सरीखी विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही हैं। तो आइए यह जानने के लिए एक कहानी पढ़ें कैसे लोग अपने गांव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन जाते हैं। एक गांव की कहानी है। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था कि उससे उसके सदस्य खा पी सकें। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लेते थे। इसमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि विश्वविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़के को निकट के एक कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियरिंग को योग्यता प्राप्त कर गाँव वापस लौट आया। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियरिंग का नया काम सृजित हुआ और वहीं उसकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार में अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। उन्हें इससे अच्छा लाभ हुआ जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। वो अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत से गांव से में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी बच्चे अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति हुई शिक्षक की और इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिया। वह अब गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सीने लगी क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव किसानों को कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय बचने लगा। किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे इसलिए उपज बढ़ गई। यह समृद्धि का आरंभ था। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थी। अब वे अपने उत्पादन पर उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ वह गांव जहां प्रारंभ में किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, शिक्षक, दर्जी और एग्रो इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। यह एक साधारण गाँव की कहानी है जहाँ मानव पूंजी के उठते स्तर ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित किया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन होमवर्क जिसको आपको करना है। ये टेलीग्राम के लिंक में आपको इसका आंसर भेजना है संसाधन के रूप में। लोग से आप क्या समझते हैं वगैरह, तो इसको भेजिए हमारे टेलीग्राम लिंक में, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।